दरअसल दोस्तों, आज दुबई के एक होटल में 3 लोग बैठकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं और मीटिंग भी कुछ ऐसी वैसी नहीं होती है। वो मीटिंग भारत के एक बेहद ही चर्चित और एक म्यूजिक कंपनी के मालिक की मौत की मीटिंग हो रही होती है। उनकी हत्या कराए जाने की पूरी प्लान रची जा रही होती है और इसी के लिए वो मीटिंग आयोजित की गई होती है दुबई के उस होटल में। और इसमें शामिल लोग भी कोई मामूली लोग नहीं होते हैं, ये अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं। और आप जानते ही हैं कि अंडरवर्ल्ड के लोग अगर किसी को भी ठान ले कि इनको निपटाना है तो फिर वो उस काम को पूरा ही करके रहते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। टी सीरीज के गुलशन कुमार को कौन नहीं जानता है। उनकी इतनी अच्छी शख्सियत थी। अभी भी उनका सबसे ज़्यादा योगदान माता वैष्णो के यहाँ चलता है। वहाँ खाने वाने तमाम प्रकार के लंगर चलते रहते हैं और तमाम सारे ऐसे योगदान हैं। लेकिन कुछ बातें उनके बारे में अभी भी ऐसी हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। कौन थे वो 3 लोग जिन्होंने गुलशन कुमार को मारा, क्यों मारा और कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से गुलशन कुमार को मारने की साजिश करने वालों में से एक भी व्यक्तियों को अभी तक कोई सजा नहीं मिली। यूँ कह लीजिए कि गुलशन कुमार को आज तक इंसाफ ही नहीं मिला, क्योंकि जिसने साजिश किया, जिसने मारने का खौफनाक प्लान किया, वो सारे लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सुनकर आपको बेहद अजीबो और गरीब लगेगा, लेकिन ये बात सच है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज हम बात करेंगे गुलशन कुमार की मौत और उनके कातिलों को सजा क्यों नहीं हुई। इन सारी बातों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि गुलशन कुमार को अब से कम इंसाफ मिल जाए। तो देर न करते हुए दोस्तों, सीधे हम कहानी पर शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक छोटी सी दुकान से, जहाँ पर कैसेट बेचने का काम चलता था। वही कैसेट जो पहले हम लोग टेपों में लगाकर चलाया करते थे, ऐसा ही कैसेट उस दुकान से बिका करता था। और ये दुकान थी गुलशन कुमार के पिताजी की। यहाँ पर गुलशन कुमार का भी आना जाना होता था। देखते ही देखते गुलशन कुमार बड़े होते गए और इस दुकान में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। अब पहले तो इस दुकान पर सिर्फ कैसेट बिकता था, लेकिन अब इस दुकान पर कैसेट बनाने का भी काम किया जाने लगा और टेप भी बनाए जाने लगा। एक दिन बैठे बैठे गुलशन कुमार ये सोचते हैं कि क्यों ना इस कैसेट में जो रील बनाई जाती है, जो गाने चलते हैं, उसको ही हम लोग बनाना शुरू करें तो कैसा रहेगा। अब एक छोटी मोटी रिकॉर्ड रूम खोजा गया, वहाँ पर ये कैसेट बनाने का काम शुरू कर दिया गया। अब वहाँ पर कैसेट बनने लगा। नए नए कलाकारों को गुलशन कुमार, ये शुरू से ही उनकी आदत रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नए नए कलाकारों को मौका देते और जो लोग हिट हो जाते को छोड़ दिया करते कि आप अपने हिसाब से अपने कैरियर को देखो। अब वो नए नए लोगों को मौका देने लगते और इस मौका के बाद कुछ लोगों की गीत जो है लोगों को पसंद आने लगी। अब जैसे जैसे लोगों को गीत पसंद आती तो गुलशन कुमार के कैसेटों की डिमांड भी बढ़ती जाती। लेकिन गुलशन कुमार ने एक बहुत अच्छा जो दिमाग लगाया था कि पहले तो वो भक्ति गाना बनाते थे और भक्ति गाना सुनने के लिए गरीब हो या अमीर हो, जो कैसेट आम मार्केट में 30 से 35 रुपए में बिकती थी, वो कैसेट उस समय वो 10 से 15 रुपए में रखते थे, क्योंकि उन्हें इन कैसेटों को गरीबों तक पहुंचाना था और एक एक लोगों को भक्ति से जोड़ना था। इस वजह से उन्होंने इतनी अच्छी पहल की, जिसकी वजह से ये कैसेटों के बीच में मानो एक तूफान सा आ गया और जिधर भी देखिए उधर भी सिर्फ एक कंपनी गूंजती थी और वो थी टी सीरीज। वहीं पर सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज के कैसेट चला करते थे और टी सीरीज देखते ही देखते पूरे भारत में इस तरीके से प्रसिद्ध हो गया कि 70% कैसेट का मार्केट टी सीरीज के पास होता था, तो बाकी 30% में पूरे लोग होते थे, जितने भी म्यूजिकल कंपनियां होती थी। क्योंकि क्वालिटी, हर बार सिंगर को बदलना और हर बार एक नए सिंगर को मौका देना, जो चल जाता था उसे भी मौका देना। और गुलशन कुमार की शख्सियत तो कुछ ऐसी थी कि जिसका हम जितनी भी तारीफ करें उतनी भी कम है।
वो जब मुंबई में रहने लगे तो मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर हुआ करता था। इन्हें शुरू से ही मंदिरों से बहुत लगाव हुआ था, खासकर तौर से माता रानी से बहुत लगाव था। और ये उस मंदिर को जाते हैं, उस मंदिर में देखते हैं तो देखते वो मंदिर काफ़ी जर्जर रहता है। फिर ये अपने पैसे से उस पूरे मंदिर का जो उद्धार कराते हैं, उसको बेहद अच्छे तरीके से बनाते हैं और मंदिर को इतना अच्छा चमका देते हैं कि पूछे न। जब भी वो मुंबई में होते तो एक बार सुबह और एक बार शाम उस माता रानी के दरबार में जरूर जाते। उस मंदिर में जाना तो उनका बिल्कुल तय हो चुका होता है। धीरे धीरे अपने इस म्यूजिकल कंपनी को फिल्मों से भी जोड़ना शुरू करते हैं और फिल्मों के भी एक से एक संगीतकार कलाकार, अनुराधा पौडवाल हो गए, सोनू निगम हो गए, जितने इस तरीके के गायकार थे, राजेश हो गए, सारे लोगों को उन्होंने मौका देना शुरू किया। और देखते ही देखते इन लोगों के गीत लोगों के दिलों में राज करने लगे। अब जैसे इन लोगों के गीत जो लोगों के दिलों में राज करते, वैसे वैसे टी सीरीज के ग्राफ भी ऊपर की तरफ बढ़ते जाते। लेकिन फिर वही बात कि ये जो है जिसको भी मौका देते वो जैसे ही हिट होता फिर उसे ज्यादा मौका नहीं दिया करते। अब देखते ही देखते ये आगे बढ़ती चली गई। अब इस म्यूजिकल कंपनी के लोग दीवाना होते चले जाते हैं और ये पूरी दुनिया में अपना एक अलग सा छाप छोड़ने लगती है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उस टेप की दुकान से भारत के 70% लोगों पर गुलशन कुमार राज करेंगे। लेकिन अब इनकी जिंदगी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाला था और एक फिल्म में एक गाना दिया। उस फिल्म का नाम था आशिकी और इसमें म्यूजिक जो दिए थे वो नदीम ने दिए थे और नदीम इसमें 2-3 गाने खुद भी गाए थे। आशिकी के बाद उन्होंने साजन, तमाम फिल्मों में उन्होंने अपने गीत को दिया और बेहद अच्छा तरीके से ये गीत चल रहे थे। लेकिन इसी दरमियान एक घटना होती है और वो घटना थी आशिकी फिल्म में नदीम ने कुछ गाने खुद ही गाए थे, 2-3 गाने, लेकिन वो 2-3 गाने चले नहीं क्योंकि इनकी आवाज़ नहीं ठीक थी। तो गुलशन कुमार ने उन गानों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया और दबाने की कोशिश करने लगी। अब इस पर नदीम गुजारिश करते कि नहीं ये गाने मेरे चलाइए, क्योंकि गाने सुनने में ही बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इसलिए गुलशन कुमार उसे बार बार समझाते कि देखो आप म्यूजिक डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हो, इसमें नो डाउट, लेकिन यार आप गाना जो गा रहे हो ये अच्छा नहीं है। अब यही चीज लेके दोनों लोगों में कहा सुनी हो जाती है और नदीम और गुलशन कुमार के बीच दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। अब इसी दौरान नदीम की नजदीकियां अंडरवर्ल्ड में काफी अच्छी थी और अब्बू सलीम से तो बहुत ही अच्छी थी और उधर दाऊद से भी अच्छी थी। अब नदीम इन बातों को अब्बू सलीम से कहते हैं तो 1996 में अब्बू सलीम गुलशन कुमार के पास फोन करता है। करोड़ों रुपए में उसने अपनी रंगदारी मांगना शुरू किया। तो गुलशन कुमार उस समय इन बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और वो जितना मांगता है उतना पैसा दे देते हैं। लेकिन जब ये घटना होती है तो अब्बू सलीम के ऊपर नदीम और ज़्यादा दबाव बनाने लगता है और 5 अगस्त 1997 को एक बार फिर गुलशन कुमार के पास फोन आता है और कहता है कि मुझे 8 करोड़ रुपए चाहिए। अब्बू सलीम 8 करोड़ रुपए की फिर रंगदारी मांगता है और साथ साथ ये भी बातें समझाता है कि यार तुम क्यों नदीम के गीतों को चला नहीं रहे हो। तुम्हें नदीम म्यूजिक देते अपना उन फिल्मों को टी सीरीज लॉन्च ही नहीं करती, उसे वो लेने से सीधे गुलशन कुमार मना कर दिया करते थे। अब कुछ दुश्मनी इस तरीके से बढ़ चुकी होती है। अब नदीम करा दी थी एंट्री अंडरवर्ल्ड की। अब जैसे ही अंडरवर्ल्ड की एंट्री होती है अब दोनों में तनातनी बढ़ जाती है। अब अब्बू सलीम के इस फोन से गुलशन कुमार बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और इन बातों का चर्चा अपने भाई से करते हैं और उनके भाई ही ये सारी बातें कोर्ट में बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 तारीख को जब फोन आता है 8 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है तो गुलशन कुमार बेहद परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि 8 करोड़ रुपए देना तो पॉसिबल नहीं है। अब फिर 5 के बाद 8 तारीख को भी फोन आता है और उधर से आज अब्बू सलीम कहता है, जिस समय उनके भाई उनके साथ, गुलशन कुमार के भाई भी उनके साथ मौजूद रहते हैं, कि देखो तुम हमारी बातों को हल्के में ले रहे हो, इसका मतलब कि तुम अंडरवर्ल्ड को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो और ये तुम्हारे लिए इतना भारी पड़ेगा तुम गुलशन खुद नहीं सोचे होगे। अब ये बात सुनकर गुलशन कुमार और परेशान होते हैं और अपने यारों दोस्तों से बात करते हैं। सब ने यही सजेशन दिया कि पुलिस में आप कंप्लेन करिए, लेकिन गुलशन कुमार को इस बात का डर था कि कहीं वो पुलिस में कंप्लेन करें तो ये ना हो जाए
कि अंडरवर्ल्ड से सीधे उनकी दुश्मनी और तगड़ी हो जाए। अभी 8 करोड़ मांग रहा है तो बाद में 50 करोड़ मांगने लगे। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से वो करते नहीं हैं। और इधर मई के ही महीने में दुबई में एक मीटिंग की जाती है जिसमें कयूम अब्दुल, अब्बू सलीम और दाऊद इब्राहिम का भाई, ये तीनों लोग मिलकर वहीं दुबई के एक होटल में एक मीटिंग करते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि देखो, ये अभी भी इतने कहने के बावजूद भी नदीम के गानों को प्रमोट नहीं कर रहा है, उसे डाउन करने में लगा हुआ है, इसका कुछ करना पड़ेगा और क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब वो दिन भी आ जाता है जब टी सीरीज के गुलशन कुमार अपने घर से और 12 अगस्त 1997 को 10:10 पर गुलशन कुमार अपने घर से निकलते हैं और उसी मुंबई के मंदिर में जिसका हमने जिक्र किया था वहां पर वो जाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और दर्शन करके सकुशल बाहर निकलते हैं। और 10:40 पर 3 व्यक्ति उनके सामने आते हैं। एक व्यक्ति कुर्ते में था, लंबा सा, वो अपने जेब से पिस्टल निकालता है और कहता है कि देखो, आज तक तुमने पूजा बहुत किया, अब सारी पूजा ऊपर जाके करना। और देखते ही देखते एक के बाद एक गोलियां गुलशन कुमार के ऊपर दाग देता है। एक गोली सर में दागता है, फिर भी वो बचने की कोशिश करते हैं कि 2 और लोग आ जाते हैं और टोटल 46 गोलियां गुलशन कुमार को मौके पर ही मार दी जाती हैं। ड्राइवर उन्हें बचाने की कोशिश करता, लेकिन उसे भी अनहोनी की आशंका होती तो वो भी किनारे हट जाता। और ये तीनों लोग उनकी हत्या करने के बाद पास खड़ी एक टैक्सी के पास जाते हैं और जैसे ही पिस्टल दिखाते हैं, टैक्सी का ड्राइवर उतर जाता है और उसकी टैक्सी लेकर ये तीनों कत्ल करने वाले लोग फरार हो जाते हैं। इस बात की गूंज पूरे मुंबई से लेकर पूरे भारत में गूंज जाती है कि गुलशन कुमार की गोलियों से हत्या कर दी गई। इसकी कहीं ना कहीं इस बात का दुख पूरे भारत को होता है, क्योंकि गुलशन कुमार ने भक्ति गाने में एक नया जो सुर छेड़ा था, जिसकी वजह से लोग भक्ति गानों को सुनना भी बेहद पसंद करते थे। और तमाम सारी फिल्मों में उन्होंने सभी गायकारों को मौका दिया। और उसी दिन लाश मुंबई के एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पर आती है, जिसमें तमाम गायक, तमाम कलाकार, सारे लोग दिल्ली आते हैं और इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब पुलिस इस केस को दर्ज करती है और जांच करना शुरू करती है। और 17 से 18 अगस्त आते आते पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें एक आदमी से जब बात होती तो वो बताता है कि इसकी गुलशन कुमार को मारने की पूरी खौफनाक साजिश दुबई के एक होटल में इन लोगों ने किया, जिसे मैंने नाम आपको बताया ही कि अब्बू सलीम, अब्दुल कयूम और दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम, इन सारे लोगों ने किया। और उसके बाद देखते ही देखते पुलिस ने, जिसने पिस्टल से पहली गोली मारी थी गुलशन कुमार को, उसका नाम होता है दाऊद मर्चेंट। और जब इससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो ये बताता है कि गोली मारने के बाद हम लोगों को 25 लाख रुपए तो रमेश तुरानी ने दिया था। इनकी भी एक म्यूजिक की कंपनी थी और इन्होंने खुश होकर के इन गुंडों को 25 लाख रुपए दिए थे। अब देखते ही देखते रमेश तुरानी इन तीनों लोगों से टोटल 19 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। कोर्ट में केस चलता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि इसमें ना अब्बू सलीम गिरफ्तार में है, ना अनीस इब्राहिम गिरफ्तारी में है, और ना ही इस मामले में अभी तक नदीम को गिरफ्तार किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है कि अभी तक गुलशन कुमार के कातिलों को सजा नहीं मिली। और सिर्फ इस वजह से नहीं मिली कि ये लोग अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुए। पुर्तगाल से हम जिस समझौते के तहत अब्बू सलीम को यहाँ लेकर आए हैं, उसमें गुलशन कुमार के हत्या की कहीं चर्चा ही नहीं है, इसकी कहीं कोई धारा ही नहीं है। आखिर मेन साजिश करता तो अब्बू सलीम और नदीम और अनीस इब्राहिम और कयूम थे। इन लोगों को कोई सजा नहीं मिली। ये लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। नदीम और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लंदन की नागरिकता ले चुका हो और वहाँ रहता है और दुबई में बिजनेस भी करता है। उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड का पूरा हाथ भी है, फिर भी वो खुला घूम रहा है। इस केस के चारों मास्टरमाइंड यानी नदीम और सहित किसी को कोई सजा नहीं हुई है। विडंबना ये है कि गुलशन कुमार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और एक लोगों को सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई, वो दाऊद मर्चेंट को। बाकी सारे लोगों को बरी कर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों आज की ये कहानी समाप्त होती है। आप जरूर बताइएगा कि गुलशन कुमार को इंसाफ मिला या नहीं मिला।
कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए थे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।